सबसे पहले भरा गया, न्यूक्लियस के सबसे करीब आया 4s, उसके बाद भरा 4p 4d और 4f। जो पहले भरा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियस के जो जितना ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, और न्यूक्लियस अगर उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आपको आईपी की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है उसके लिए आईपी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। एस सबशेल जो है ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के पी डी और एफ के कंपेरिजन में, इसीलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा होती है। बेरिलियम और बोरोन 2s2 2s2 2p1, यहाँ इलेक्ट्रॉन एस से निकल रहा है जबकि यहाँ पर पी से, कौन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 2s या 2p? आंसर निकल के आएगा 2s, और जो न्यूक्लियस के करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए बेरिलियम और बोरोन में से किसकी आईपी ज्यादा हो गई? बेरिलियम। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 2s2 से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s1 कन्फिगरेशन में, जबकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कन्फिगरेशन चला गया 2s2 में। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब बिना निकाले आंसर किया था तो आईपी 1 का आंसर था, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो आंसर आएगा आईपी 2 का। बेरिलियम 2s1 बोरोन 2s2, कौन ज्यादा स्टेबल? बेरिलियम या बोरोन? s1 और s2 में से ज्यादा स्टेबल s2, क्योंकि उसका कन्फिगरेशन फुलफिल्ड है, और स्टेबल होने की वजह से सेकंड आईपी किसकी ज्यादा हो गई? बोरोन की। तो ये तरीका है आंसर देने के लिए। 4 फैक्टर हमने बनाए। पहला Z इफेक्टिव, जितना ज्यादा आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। साइज के साथ रिलेशन इनवर्स, साइज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आईपी की वैल्यू उतनी ही कम। अगला नाम बोला स्टेबल कन्फिगरेशन, हाफ फील्ड में आएंगे P3 D5 F7, फुल फील्ड में आएगा S2 P6 D10 और F14, जो भी स्टेबल होंगे उनकी आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। और पेनिट्रेशन जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो, S P D और F, सबसे करीब S सबशेल, और जो न्यूक्लियस के करीब उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी भी ज्यादा। इस रूल को भी आप आराम से तब तक लगाएं जब तक कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना चल रहा हो 1। तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 मतलब आसपास वाले एलिमेंट हो तो उनके ऊपर आप ये चीज लगा सकते हैं, या फिर आप यहां से देखें बेरिलियम और बोरोन उन पे ये एग्जांपल लग जाएगा, या फिर जिंक और गैलियम जैसे कन्फिगरेशन पे ये एग्जांपल लगेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, कन्फिगरेशन बनेगा 3d10 4s2, गैलियम बनेगा 3d10 4s2 4p1। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है 4s से, यहां निकलने वाला है 4p से, कौन ज्यादा करीब 4s या 4p? 4s, और जो ज्यादा करीब उसके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा। तो जिंक और गैलियम में से किसका आईपी ज्यादा होगा? जिंक का। ये तरीका है जिससे हम आंसर इंडिकेट कर सकते हैं पेनिट्रेशन पावर की हेल्प से। नेक्स्ट वन, वेरिएशन। अब वेरिएशन देखने का तरीका देखो क्या। वेरिएशन बताना है जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हो लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो देखो सीक्वेंस कैसे बताना है। सबसे पहले जब आप एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तो फैक्टर जो कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है उसका नाम है Z इफेक्टिव। क्या कहते हो? सेकंड पीरियड लिखते हैं, क्वेश्चन दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वैसे तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, आईपी का वैल्यू बढ़ेगा, और आप जानते हैं इसमें से कुछ स्टेबल भी बनेंगे। कन्फिगरेशन लिखते हैं, लिथियम का कन्फिगरेशन 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरोन 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। जरा देख के बताएं इस पूरे कन्फिगरेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल 2p6 नियोन लॉजिक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, उसके बाद नाइट्रोजन हाफ फील्ड कन्फिगरेशन, इसके अलावा बेरिलियम फुल फील्ड कन्फिगरेशन। अब जिसका भी कन्फिगरेशन स्टेबल होगा उसकी आईपी ज़्यादा होगी। क्या सबसे ज़्यादा होगी? हाईएस्ट आईपी रखने वाला तो एक एलिमेंट है, वो है इनर्ट गैस। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो तो इनर्ट है, इनर्ट में से तो ना इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना ऐड करना होता है। हाफ और फुल वाले भी स्टेबल हैं पर उनकी आईपी सबसे ज़्यादा नहीं होती। उनका आईपी तभी तक ज़्यादा होता है जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चल रहा हो 1। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होगा तो उनको आगे रखना है, उससे ज़्यादा होगा तब नहीं रखना। चलिए किस तरह से अप्लाई करना होता है। आप पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कहलाएगा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आया लिथियम, उसके बाद आया बोरोन, फिर आया बेरिलियम। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैंने बेरिलियम को आगे रख दिया लिथियम से भी और बोरोन से भी, पर मैं कार्बन से आगे नहीं रखूंगा क्योंकि ये तभी तक लगता है जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 चल रहा हो। आगे चलते हैं, उसके बाद नंबर आया कार्बन, फिर आया ऑक्सीजन, उसके बाद आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के आगे रखना पड़ा, क्यों आगे रखना पड़ा? क्योंकि नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन कैसा था? हाफ फील्ड। बेरिलियम को बोरोन से आगे रखना पड़ा क्योंकि उसका कन्फिगरेशन कैसा था? फुल फील्ड। उसके बाद आया फ्लोरीन और फिर आया नियोन। ये आंसर निकल के आया। जरा चेक करें जो लिखा गया है ऑर्डर वो किस तरह से आया, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद इनको चेंज करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। तो सीक्वेंस जो है वो हमें बताता है कि आपको जब भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाना है और Z इफेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आईपी जमानी है तो आप आराम से जमाएं, पर बस एक चीज का ध्यान रखें, जब भी किसी का कन्फिगरेशन बन के आए या तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड तो उन्हें आगे रखना है, सबसे आगे रखना नहीं है, सिर्फ तब तक आगे रखें जब तक कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 आ रहा है। और इनर्ट गैस अगर है तो उसका तो आईपी हाईएस्ट ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकियों को आप अगल बगल से आगे रखें, जैसे कि यहां पर हमें नोटिस करना है तो हमने बेरिलियम और बोरोन में चेंज किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज किया। फिर से देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मैग्नीशियम चेंज होगा, फुल फील्ड है, फास्फोरस चेंज होगा, हाफ फील्ड है, आर्गन हाईएस्ट होगा, इनर्ट गैस है। तो आपने अरेंज किया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को बदल दिया, सल्फर और फास्फोरस को बदल दिया, और बाकी के एलिमेंट ऐसे गए जैसे ये पहले जमे हुए थे। तो जमाने का तरीका यही है, हाफ और फुल वालों को अपने आसपास वालों से आगे रखो और बाकियों को नॉर्मल जमा दो। जैसे कि आपसे कहा जाए आपको सेकंड आईपी जमानी है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, तरीका देखना किस तरह से करना है। क्वेश्चन लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। चलिए कन्फिगरेशन नोट करना। लिथियम होता है 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अगर इन्हीं को देखते हुए आंसर करता तो आंसर तो आ जाता, पर इनको देखते हुए जो आंसर आता वो कौन सी आईपी का आंसर होता? फर्स्ट, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये तो ओरिजिनल कन्फिगरेशन का आंसर है। हमसे क्वेश्चन ने आईपी फर्स्ट नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने कहा था आईपी सेकंड जमानी है, सेकंड आईई का ऑर्डर बनाने के लिए। अब देखो हम क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें क्योंकि ये तो आईपी फर्स्ट है। एक इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही निकाला, इन सब एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज आ गया वो था प्लस चार्ज, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज को ऑक्यूपाई करेंगे और सब पे प्लस आ गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कन्फिगरेशन को बैक में लेके चले। 2s1 था, ये बन गया 1s2, 1s2 पर तो एक इनर्ट गैस आती है हीलियम, 2s2 से कन्वर्ट हो गया 2s1, 2p1 से 2s2, p2, p1, p2, p3, p4, p5, ये कन्फिगरेशंस आए हैं।
अब इन कॉन्फ़िगरेशंस को देखकर अगर आपसे पूछा जाए कि आप आईपी का आंसर करें तो ये वाला आंसर जो होगा ये कौन सी आईपी का आंसर होगा? सेकंड। इससे पहले जो आंसर कर रहे थे वो फर्स्ट था और ये वाला कौन सा होगा? सेकंड। पहले चेक कर लें स्टेबल कैसा बन चुका? इनर्ट गैस। Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कौन सी इनर्ट गैस के जैसा बन चुका है? हीलियम। अगला जो स्टेबल है बोरोन प्लस, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया फुल फिल्ड। अगला स्टेबल O प्लस, क्योंकि ये बन चुका है हाफ फिल्ड। स्टेबल वालों को अगल बगल से आगे रखना है और जो इनर्ट गैस है उसको तो सबसे ही आगे रखना है, बाकियों को जमाना है। लेफ्ट से राइट जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। अरेंज करते हैं IP2 का सीक्वेंस देखते हुए। सबसे पहले आया बेरिलियम, कार्बन, बोरोन। बोरोन को आगे रखा है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आगे रखा है, हाफ फिल्ड है। अगला नियोन और सबसे आगे आ गया लिथियम। क्यों रखा लिथियम को आगे? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन गया? इनर्ट गैस जैसा। तो हम कह सकते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा बना लेगा वो हाईएस्ट होगा। हाफ और फुल फिल्ड वाले भी आगे आएंगे, पर तब तक जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा फर्स्ट आईपी जो होती है इनर्ट गैस की। सेकंड आईपी सबसे ज्यादा होती है एल्कली मेटल्स की, क्योंकि वो इनर्ट हो गए। थर्ड आईपी सबसे ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, क्योंकि वो इनर्ट बन जाएंगे। तो जो भी अपना इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेगा उसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हाईएस्ट आईपी फर्स्ट इनर्ट गैस, हाईएस्ट आईपी सेकंड एल्कली मेटल, हाईएस्ट आईपी थर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। कुछ नहीं दिया गया, हमेशा कंपेयर करना है आईपी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से। कह दिया है तो फिर वो निकाल लेंगे। आईपी2 कहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लिया। आईपी3 कहे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करेंगे। ये आईपी के लिए आंसर देने का तरीका होता है। ये सीक्वेंस है जहां से हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आईपी के होने वाले वेरिएशंस की। जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो किस तरह का वेरिएशन हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है आईपी की वजह से। लास्ट बात हुई थी Z इफेक्टिव की वजह से। जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, उनका आईपी अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है उनसे ज्यादा हो जाता है। और जिनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है उनके लिए आईपी की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। कुछ नहीं कहा गया तो हमेशा कंपेयर किया जाता है आईपी फर्स्ट, और अगर कह दिया गया है स्पेसिफिक आईपी2 तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसे देखकर हम आईपी डिफाइन करेंगे। दूसरी हम जो बात करने वाले हैं जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हो टॉप से बॉटम की तरफ तो आईपी के क्या वेरिएशन रहने वाले हैं। जब हम मूव करते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम की तरफ जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसलिए साइज जितना ज्यादा रहेगा उसके लिए आईपी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो टॉप से बॉटम की तरफ तो साइज इंक्रीज कर रहा है और साइज बढ़ने के साथ आईपी का वैल्यू कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करते हैं, जैसा कि यहां पर हमने ग्रुप में बनाया। जब आप मूव कर रहे थे टॉप से बॉटम की तरफ सबसे पहले बात हुई एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसको हम नाम देते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर सेकंड दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप जा रहे हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आईपी की वैल्यू कम हो रही है। लिथियम का आईपी सबसे ज्यादा और सीजियम का आईपी सबसे कम हुआ, बेरिलियम का आईपी ज्यादा और बेरियम का आईपी कम हुआ। तो इसलिए कहा जाता है जब आप मेटल्स में बात करते हैं नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। अच्छा मेटल्स का रिएक्टिविटी क्यों बढ़ा? क्योंकि हम कहेंगे सीजियम के लिए आईपी का वैल्यू सबसे कम है, और अगर आईपी का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना बढ़िया मेटल कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है मेटल्स डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहे होते हैं। और ये कौन सी स्टेट की बात हुई? गैसियस। क्यों कहा गया? क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं आईपी के बेसिस पर, और आईपी की डेफिनेशन ही होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। इसलिए जब गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो कहेंगे नीचे वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। इसी तरह से बात करें जब पी ब्लॉक में तो वही फैक्टर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो आईपी का वैल्यू कम हो रहा है। ऑक्सीजन का आईपी ज्यादा है और नीचे की तरफ आईपी कम हो रहा है। फ्लोरीन का ज्यादा है, नीचे कम हो रहा है। यहां से एक और बात निकल के आती है। अपन कहते हैं ग्रुप नंबर 18 जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, और 8 होते ही कहा जाएगा इनका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। और जिनका ऑक्टेट हो जाता है उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए दे आर केमिकली इनर्ट। पर फिर भी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ आने वाले दो एलिमेंट क्रिप्टन और जिनॉन ये तो अपने कंपाउंड बनाते हैं। क्रिप्टन का एक फ्लोराइड है जबकि जिनॉन के खूब सारे फ्लोराइड और ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है। अब जिनॉन ने कंपाउंड क्यों बनाया? तो क्या कहा जाएगा जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ गए साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो गया। आईपी का वैल्यू कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हुआ, इसीलिए जिनॉन के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतना आसानी से पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए ऊपर वाली इनर्ट गैसेस ज्यादा इनर्ट होती है जबकि नीचे की तरफ जाने पर इनकी इनर्टनेस कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये था ग्रुप का फैक्टर। जब आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा गया वो जहां पर साइज में वेरिएशन आते थे उनकी वजह से अब आईपी पर क्या वेरिएशन आएगा उसकी बात कर रहे हैं। दो तरीके का कॉन्ट्रैक्शन पड़ा था, एक को नाम दिया था लेंथेनाइड और एक को नाम दिया था ट्रांजिशन। अगर एफ की पुअर शील्डिंग होगी तो नाम देंगे लेंथेनाइड, और अगर डी की पुअर शील्डिंग होगी तो नाम देंगे ट्रांजिशन। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जिस ग्रुप में दिखाया जाता है उस ग्रुप को नाम देते हैं 13, मतलब बोरोन फैमिली। एलिमेंट आए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। अब साइज के बेसिस पर आईपी में क्या कंपैरिजन कहा जाएगा? डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बढ़ेगा, बोरोन से एल्यूमिनियम गए साइज बढ़ गया, पर एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज हो गया ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में डी वाले इलेक्ट्रॉन्स आए थे जिनकी शील्डिंग पुअर थी। गैलियम से इंडियम गए तो साइज बढ़ गया, और जब आप इंडियम से थेरियम गए फिर से साइज ऑलमोस्ट इक्वल। रीजन दिया गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में एफ के इलेक्ट्रॉन्स आए थे और एफ की शील्डिंग पुअर होने की वजह से लगा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो देखो उसका इंपैक्ट क्या दिखेगा। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम गए थे तो साइज बढ़ा था, और अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए बोरोन का आईपी ज्यादा, एल्यूमिनियम का आईपी कम हो गया। अब इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर साइज बराबर है तो हम साइज वाला फैक्टर नहीं लगा पाए। साइज बराबर होने का लॉजिक क्या था? क्योंकि गैलियम से पहले इलेक्ट्रॉन डी में गया था, डी की शील्डिंग थी पुअर, और जब शील्डिंग कमजोर होती है तो सिग्मा कमजोर पड़ जाता है, और सिग्मा जो माइनस होने वाली चीज है अगर वो कम होगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो कहते हैं आईपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम में जब गैलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो उसके लिए आईपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो पहले तो आईपी कम हुआ पर उसके बाद ज्यादा हो गया। फिर से देखो जब आप यहां गए गैलियम से इंडियम की तरफ तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा तो आईपी की वैल्यू कम हो गई, गैलियम का आईपी ज्यादा, और कहा जाएगा कि इंडियम का आईपी कम हो गया। नेक्स्ट वन जब इंडियम और थेरियम का कंपैरिजन करा तो हम कहेंगे फिर से साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। अब उसका लॉजिक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बीच में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था एफ में, और हम जानते हैं एफ की शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग कमजोर होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी वजह से आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो वेरिएशन आया है पहले आईपी कम हुई, उसके बाद ज्यादा हो गई, उसके बाद कम हो गई, उसके बाद ज्यादा हो गई। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है
जहां पर बोरोन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है उनके लिए आईपी का वैल्यू लिख के दिया है। वैल्यूज इस तरह से ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा इस तरह का वेरिएशन आ रहा है। क्वेश्चन ने उसके नीचे लिख के दिया है कि जो आईपी का वेरिएशन बार बार चेंज हुआ उसका लॉजिक क्या रहा होगा। तो लॉजिक देखिए क्या रहा, जब तक साइज बढ़ेगा आईपी कम हो जाएगी, तो यहां कम हो गई, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले कम हुआ फिर ज्यादा हो गया फिर कम हो गया फिर ज्यादा हो गया। उस क्वेश्चन को डील करने का तरीका रहा। अच्छा, आपसे कहा जाए कि आपको बोरोन फैमिली का फाइनल सीक्वेंस बनाना है कि जो ओवरऑल ऑर्डर बन के आएगा वो क्या होगा। तो एक्चुअल ऑर्डर देखो क्या रहा। अगर पूछा जाए आईपी किसके लिए डिफाइन होती है, मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो हम कहेंगे आईपी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है और इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की, इसीलिए कहेंगे मेटल्स का आईपी रहता है कम और नॉन मेटल्स का आईपी रहता है ज्यादा। अब अगर इन सब में मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो ये पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और पी ब्लॉक में यहां पर डायगोनल बनता है जो कि मेटलॉइड्स वाला है। उसके इधर की तरफ आते हैं मेटल्स और ऊपर की तरफ आते हैं नॉन मेटल्स। बोरोन एक नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट रहा और अगर नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट रहा तो इसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। अब बाकी कंपेयर करें तो देखो क्या कहते हैं, जब जब कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट था, पर जब कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी वजह से आईपी बढ़ेगी। अब यहां दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन है, पहला है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से गैलियम में चेंज आया, दूसरा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से हेलियम में चेंज आया। पूछा जाए दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो कहेंगे डी और एफ में से ज्यादा पोअर शील्डिंग होती है एफ की, और अगर एफ की शील्डिंग ज्यादा कमजोर है इसलिए ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला हेलियम आगे की तरफ आया। उसके बाद जो अगली शील्डिंग रही वो थी डी की और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाला गैलियम अगले नंबर पर आया। और बाकी में कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो रहा है। तो अगला नंबर आया एल्यूमिनियम का, उसके बाद आ गया इंडियम का। तो ये फाइनल एक्चुअल ऑर्डर है जो कि वैल्यूज के बेसिस पर जमा होता है। और समझना चाहे तो तरीका बताया, बोरोन क्योंकि नॉन मेटल कैरेक्टर दिखा रहा है, हेलियम क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और बाकी साइज ज्यादा आईपी का वैल्यू कम होगा। तो ये नॉर्मल ट्रेंड जो कि काम में आता है। नेक्स्ट